हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अभी तक हम लोगों ने राजस्थान एपीओ के सिलेबस को कंप्लीट करने में इंडियन एविडेंस एक्ट देखा, आईपीसी और भी जो माइनर एक्ट हैं वो और सर लोग कवर करवा ही रहे हैं। और आज चलिए हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और देखिए, इसका सिलेबस में सेक्शन 1 to 12 तक है, तो अभी हम लोग यही कवर कर रहे हैं। और जैसा कि अगर आगे आने वाले किसी एग्ज़ाम में ये पॉक्सो एक्ट के आगे के सेक्शंस पढ़ने की ज़रूरत होगी तो हम लोग उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग राजस्थान एपीओ के सिलेबस के हिसाब से देख रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ सेक्शन 1 to 12 ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये दीज आर द हेडिंग्स। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और ये एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। अक्सर एक्ट नंबर पूछ लेता है कि कौन सा एक्ट नंबर है, तो एक बार आप इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्ट नंबर 32। और यहाँ बेयर एक्ट में जो डेट टाइटल के राइट साइड पर नीचे लिखी होती है 19 जून 2012, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस डेट पे इस डेट पर इस एक्ट को असेंट मिला था। मींस प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी थी और ये क्या बन गया था? एक्ट बन गया था। तो दिस इज अ, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है प्री एग्जाम में कि पॉक्सो एक्ट को कब असेंट मिली प्रेसिडेंट से, तो क्या डेट होगी? 19 जून 2012। और एक और डेट भी पूछ सकता है कि कब से ये स्टार्ट हुआ, इनैक्ट कब से। इनैक्ट में तो ये डेट आ जाएगी 19 जून 2012। और कब से ये इफेक्ट में आया, लागू कब से हुआ, तो विथ इफेक्टिव फ्रॉम 14 नवंबर 2012। देखिए, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट है और 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, तो आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 14 नवंबर 2012। यहाँ पर देखिए हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले किसी भी एक्ट में उसका प्रिएम्बल या ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि इस एक्ट को बनाने के लिए क्या कारण ऐसा हुआ कि इस एक्ट को बनाया गया, किन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, किस गोल को अचीव करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से पहले देखते हैं कि प्रिएम्बल है जिसमें कि क्या बताया गया है कि इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखते हैं, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस of sexual assault, sexual harassment, and pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को बनाने का? कि जिससे कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हो सके, किन चीज़ों से? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, एंड प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। और ये एक्ट इन ऑफेंसेस को के ट्रायल के लिए
स्पेशल कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट की भी बात करता है। ठीक है, ये था यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो एक्ट। देखिए आगे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। किसी भी एक्ट को बनाने के पीछे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होता है ना, कि ये एक्ट क्यों बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बताया गया है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। क्लॉज 3 of Article 15 of the Constitution inter alia empowers the state to make special provisions for children, and whereas the government of India has acceded on the 11th December 1992 to the Convention on Rights of the Child adopted by the General Assembly of the United Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all state parties in securing the best interest of the child। देखिए यहाँ पर दो कॉज बताए गए हैं। फर्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जिसमें कि ये बताया गया है कि स्पेशल प्रोविजंस चिल्ड्रन के लिए स्टेट बना सकता है अगर यहाँ उस जरूरत ऐसी दिखती है कि यहाँ पर कोई स्पेशल प्रोविजन स्पेशल एक्ट बनाया जाना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 क्लॉज 3। तो स्टेट ऐसा कोई एक्ट, कोई लॉ, कोई प्रोविजन बना सकती है। फर्स्ट ये हो गया हमारा। सेकंड क्या बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर 1992 को एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि जनरल असेंबली द्वारा एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन की, which has prescribed a set of standard to be followed by all state parties in securing the best interest of child। देखिए यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है जनरल असेंबली, एक ऑर्गन है, उसने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसमें इस ऑब्जेक्टिव को एडॉप्ट किया था कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं वो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी, और इंडिया भी इस कन्वेंशन का पार्ट था। तो ये पहला क्या आर्टिकल 15 क्लॉज 3, और दूसरा दिस कन्वेंशन बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेस एंड सेकंड इज द ऐसा एक कन्वेंशन में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसका सिग्नेटरी था, मेंबर था। तो इन दोनों की आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और इस कन्वेंशन का मेंबर होने की वजह से, या ये कह लीजिए कि इन दोनों का बेस बना पॉक्सो एक्ट को बनाया जाना। नेक्स्ट देखते हैं। And whereas it is necessary for the proper development of the child that his or her right to privacy and confidentiality be protected and respected by every person by all means, and
through all stages of a judicial process involving the child, and whereas it is imperative that the law operates in a manner that the best interest and well-being of the child are regarded as being of paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child। देखिए यहाँ पर भी दो कॉज बताए गए हैं पॉक्सो एक्ट बनाने के लिए। तो क्या है कि जहाँ की ये जरूरी हो चिल्ड्रंस के प्रॉपर डेवलपमेंट, उनकी प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि सभी पर्सन द्वारा उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए सभी तरीकों से, बाय ऑल मीन्स, सभी स्टेजेस पर। अगर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में उस चिल्ड्रन की भागीदारी है या वो पार्टीज में से है, तो किसी भी, इन शॉर्ट आसान शब्दों में हम कैसे समझेंगे कि किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में उस चाइल्ड की प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, and whereas it is imperative that the law operates in a manner that the best interest and well-being of the child are regarded as being paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional and intellectual and social development of the children, कि हर एक स्टेज पर उस बच्चे का वेलबींग, बच्चों के वेलबींग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना इस एक्ट में बताया गया है कि आवश्यक है, ज़रूरी है, या इस एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। And whereas the state parties to the Convention on the Rights of the Child are required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट पार्टीज जो होंगी वो क्या कराएंगी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उनका रिक्वायर्ड यानी उनका होना जरूरी है, क्या प्राप्त करने के लिए, appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent, number 1, the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity, number 2, the exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices, number 3, the exploitative use of children in pornographic performances and materials। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं कि जितने भी हमारे कन्वेंशंस होंगे
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, वो इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चाइल्ड को बाध्य ना किया जाए किसी भी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होने के लिए। सेकंड, उनका प्रोस्टिट्यूशन या अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में उनको ना यूज किया जाए। थर्ड, उनको पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेस एंड मटेरियल्स की तरह या उनको उन पर्पसेस में उनका यूज ना हो। देखिए आप नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और है। एंड वेरियस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम्स एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। और जहां पर भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज चिल्ड्रंस का पाया जाता है, वो हीनियस क्राइम होगा एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। उसका वहां पर प्रभाविक इफेक्टिवली उसको वहां पे एड्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी तक जो हम लोगों ने पॉइंट्स देखे, ये जो है एक तरीके से अभी हम लोगों का जो एक्ट स्टार्ट हुआ है, पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव बताए गए, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बताया गया, फिर उसके बाद इस एक्ट की एक तरीके से ऑब्जेक्टिव मतलब उसका गोल क्या है इस एक्ट को बनाने का, इस एक्ट के थ्रू हमें किन किन एम्स को अचीव करना है, और ये एक्ट किस इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेगा, इस बारे में शॉर्ट में इस एक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चैप्टर 1 हमारा अभी स्टार्ट होता है, जो कि जिसकी हेडिंग है प्रिलिमिनरी। ठीक है, तो अब हमारा सेक्शन 1 यहाँ पर स्टार्ट होता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और लॉन्ग टाइटल क्या होगा? जो हमारा प्रियम्बल होता है वो होगा लॉन्ग टाइटल। नेक्स्ट है, क्योंकि एक्सटेंट भी है तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में ये लागू होगा। थर्ड, इट शैल come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette point। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, स्टेंट एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट की डेट क्या बताई थी? 14 नवंबर 2012, which is also the date of Children's Day। देखिए सेक्शन 2 देखते हैं, जिसमें कि डेफिनेशंस दी हुई हैं, और अक्सर प्री एग्जाम में पूछ लेगा कि चाइल्ड किस डेफिनेशन में है, या पूछ लेगा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो इन सेक्शंस को किस क्लॉज में दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से एक बार याद करना पड़ेगा कि ये जो क्लॉज 2 में जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, these are very important for the pre exam। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ए, which explains aggravated penetrative sexual assault has the same meaning as assigned to it in
सेक्शन 5, तो यहाँ पर सेक्शन 5 में इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां पर इसकी कंप्लीट हम इसकी जो डेफिनेशन होगी वो देखेंगे। सेक्शन 2 का क्लॉज बी, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसकी भी यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 9 में। क्लॉज सी, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस मींस आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेस और police forces as specified in the schedule. This is also very simple. Next is clause D, which is very important. Child. Child means any person below the age of 18 years. ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चंस कवर होते हैं। फर्स्ट कि चाइल्ड किस क्लॉज में डिफाइंड है, टू क्लॉज डी, देन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यहाँ पे एज पूछ लेगा, कितनी एज होनी चाहिए, बिलो द 18 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज डी ए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मींस एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली explicit conduct involving a child which include photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child, an image created, adopted or modified but appear to depict a child। ठीक है, ये है यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि बहुत सिंपल है। Next, clause E, domestic relationship, again very important definition. Clause E, domestic relationship shall have the same meaning as assigned to it in clause F of section 2 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। ठीक है, ये हो गया कि पूछ लेगा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप किस क्लॉज में डिफाइंड है, तो सेक्शन 2 क्लॉज ई, और जो डेफिनेशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दी हुई है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, वही डेफिनेशन यहाँ भी असाइंड या मानी गई है। अब देखते हैं क्लॉज एफ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल assault has the same meaning as assigned it in section 3, जैसा कि section 3 में बताया गया है। क्लॉज जी, prescribed, very important, कि पूछ लेता है prescribed किस क्लॉज में दिया हुआ है और इसका मीनिंग क्या है। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स prescribed by rules made under this act। प्रेस्क्राइब मीन्स जो कि रूल्स द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किया गया हो इस एक्ट के अंतर्गत, इज कॉल्ड प्रेस्क्राइब्ड। क्लॉज एच, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institution Prevention of Act 1988। क्या, क्लॉज आई, sexual assault has the same meaning as assigned to it in section 7। Clause J, sexual harassment has the same meaning as assigned to it in section 11। तो sexual harassment की जो definition होगी कहाँ पर explain की हुई है, section 11 में, जो कि आगे हम लोग। Clause K, shared household, this is also important। Shared household means a household where the person charged with the offense lives or has lived at any time in a domestic relationship with the child। कि शेयर हाउसहोल्ड में किसको माना जाएगा, शेयर हाउसहोल्ड मीन्स कि जो कि उसके घर पे
शेयरिंग करता हो, उसके साथ रहा हो, तो उसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ऐसा पर्सन, ऐसा हाउस होल्ड मीन्स उस घर में रहने वाला ऐसा व्यक्ति where the person charged with the offense lives or has lived at any time in a domestic relationship with the child, जो कि उस घर में रहता हो या किसी समय रह चुका हो, जिसके पर ऐसे ऑफेंसेस का चार्ज लगा है। ठीक है, शेयर्ड हाउस होल्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज एल, स्पेशल कोर्ट मींस कोर्ट डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 में जो भी कोर्ट्स हैं वो स्पेशल कोर्ट उनको डिजिग्नेट किया गया है। क्लॉज एम, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि विक्टिम को प्रेजेंट करते हैं कहाँ पर? सेक्शन 32 में को डिस्क्राइब किया गया है। तो सेक्शन 2 का क्लॉज 2 भी देख लेते हैं। द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, and the Information Technology Act 2000 shall have the meaning respectively assigned to them in the said courts of the Act। देखिए क्लॉज 2 ये बता रहा है कि जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पर यूज किए गए हैं बट उनको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, बट इंडियन पीनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सीआरपीसी 1973, ठीक है, ये इन सब जगह उस वर्ड या एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया है। तो जो उसको यहाँ पर जो भी उसकी मीनिंग या उसका इलेबोरेट किया गया है जिस तरीके से, उसको वही यहाँ पर समझा जाएगा। अगर उसकी डेफिनेशन यहाँ पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 2 में नहीं दी हुई है तो इन एक्ट्स में उस वर्ड या एक्सप्रेशन की जो भी डेफिनेशन दी होगी वही इस एक्ट में भी मानी जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा पॉक्सो एक्ट का प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है पॉक्सो एक्ट बनाने के पीछे, और कमेंसमेंट, एक्सटेंट, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 2 में डेफिनेशंस की इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और आगे के जो सेक्शन 3 to 12 हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।